हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का आज भी पाठशाला पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम सभी लोग धान के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आपका ओराइजा सटाइवा है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर रहे हैं। आज हम सभी लोग, कल हमने मध्यम, देर से पकने वाली, मध्यम पकने वाली, इन सभी प्रकार की किस्मों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे हुए हैं आपकी किस्मों से संबंधित, उस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो अपने लेक्चर पर आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे मित्रगण हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें भी बताएं कि यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतर क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, पर आप सभी लोगों का सिलेबस एग्ज़ाम के पहले ज़रूर कंप्लीट करा दिया जाएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट को टॉपिक के वाइज। खैर, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। किस्मों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है दोस्तों। टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है तो आप लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेंगे। ये हो गया आपका तथ्य। अच्छा, हम सभी लोग क्या करते हैं देखते हैं। जो उत्तर पूर्वी भारत जो आपका है दोस्तों, वहाँ पर धान की किस्मों को 3 मौसम में उगाया जाता है। जो कौन सा भारत? उत्तर पूर्वी इलाका, आपके जो भारत का क्षेत्र है, मतलब जो हमारा भारत है उसका उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसकी बात की जा रही है। तो पहले हम सभी लोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देख लेते हैं, कौन सा इलाका है, ताकि आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से। ये हो गया दोस्तों हमारे भारत का नक्शा। ये हो गया आपका नेपाल। ये हो गया बांग्लादेश। ये हो गया हमारा भारत दोस्तों। तो इसके उत्तर पूर्वी इलाके की हम सभी लोग बात कर रहे हैं। तो ये आपका दक्षिणी इलाका हो गया। ये आपका कौन सा इलाका हो गया? ये आपका दक्षिणी इलाका हो गया। ये आपका उत्तरी इलाका हो गया। तो उत्तर पूर्वी भारत, तो इस भारत की बात करी जा रही है। जो आपका ये इलाका है इसकी बात करी जा रही है, उत्तर और पूर्वी भारत। भारत के इस क्षेत्र की ये पूर्वी भारत हो गया आपका। ये हो गया आपका उत्तरी भारत। आप सभी लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, अब इसमें ऐसे करके भी होते हैं। तो ये आपका जो एरिया है ये उत्तर पूर्वी कहलाएगा, उत्तर पूर्वी। ये क्षेत्र जो है आपका उत्तर पूर्वी कहलाएगा। ठीक है, ये आपका दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। इसी प्रकार है। तो हम इस वाले इलाके की बात करेंगे। तो मतलब यहाँ पर जो 3 किस्मों को उगाया जाता है धान की। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं, एक आपकी तालिका बना लेंगे, उसी के हिसाब से समझेंगे। जैसे शरद ऋतु में क्या होता है? शरद ऋतु में हम सभी लोग जो धान की किस्म है उसको पश्चिम बंगाल तथा बिहार में उगाया जाता है। अगर हम सभी लोग उसकी बोने की बात करेंगे तो बुआई के समय करीब मई जून होता है, तथा काटा उसको कब जाता है? तो सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। इसी प्रकार शीत ऋतु में जो रबी ऋतु कहते हैं हम शीत ऋतु को, तो अमन की किस्म जो होती है वह जून जुलाई में बोई जाती है, तथा काटी कब जाती है दोस्तों? तो काटी और नवंबर दिसंबर में जाती है। ठीक है, और बसंत ऋतु की अगर हम बात करें तो बसंत ऋतु में बा से आपका बसंत हो गया, बा से आपका बोरो हो गया, तो वह पश्चिम बंगाल में भी उगाई जाती है। ठीक है, तथा जो डलुआ किस्म होती है, डलुआ आपकी उड़ीसा में उगाई जाती है। अगर हम उसके बुआई के समय की बात करते हैं, कब वह बोया जाता है, तो वह नवंबर दिसंबर में बुआई की जाती है उसकी, जबकि कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। तो ये हो गया मोटे तौर पर मौखिक रूप से। अब मैं आप सभी लोगों को तालिका बनाकर बता देता हूँ। ये हो गई आपकी, सभी लोग ऐसे समझते हैं इसको। आप सभी लोग इसको चाहें तो नोट भी कर लें। ये स्थानीय नाम का कॉलम हो गया आपका, ये बोने का समय हो गया, और उधर आपका काटने का समय हो गया। तो ये आपका कौन सा? ये आपके मौसम हो गए, मौसम या सीज़न आप जो भी कुछ कह सकते हैं। ये आपका हो गया स्थानीय नाम,
स्थानीय नाम। अच्छा, आपको मैं बता दूं, उम्मीद करूंगा कि धान से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सके वो छूटे ना, लेकिन 100% दोस्तों कोई भी श्योर नहीं कर सकता है। तो आप सभी लोग, फिलहाल मैं जितना धान से संबंधित पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो आपके एग्जाम के लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि पर्याप्त होगा। बोने का टाइम हो गया और ये काटने का हो गया। अच्छा, कुछ संस्थानों के द्वारा ये दावा किया जाता है कि 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन। तो मान लेते हैं कि 500 सीटें हैं, ठीक है दोस्तों, और करीब लाखों लोग उसमें पढ़ रहे हैं। जो अगर 100% सिलेक्शन का दावा दिया जा रहा है तो क्यों ना वो लाखों का सिलेक्शन फिर क्यों ना हो जाए। जब सीट्स आपकी 500 ही हैं और 100% सिलेक्शन कैसे हो सकता है कोचिंग संस्थान के बंदों का, और प्रत्येक बच्चा पढ़ रहा होता है दोस्तों, ठीक है। तो कोई सभी अपना क्या करते हैं, सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो उसी के लिहाज से आप सभी लोग भी अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। और इस चक्करों में मत पड़िए कि मतलब मैंने कोचिंग किसी संस्थान से अपना कोचिंग ले ली, मेरा सिलेक्शन तो पक्का है। सेल्फ स्टडी मायने रखती है दोस्तों, तो आप अच्छे से पढ़ाई भी करते रहिए। खैर, अपने टॉपिक की ओर बात करते हैं। पहला लिख लेते हैं हमारा शरद ऋतु, नंबर ए शरद ऋतु। तो शरद ऋतु का दोस्तों अस नाम की एक किस्म है। अस, इसको कहाँ उगाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में, आपका वेस्ट बंगाल हो गया तथा बिहार हो गया, ठीक है। और इसके अगर हम बोने के टाइम की बात करते हैं तो मई और जून में यह बोया जाता है। मई से लेकर के जून में इसको क्या किया जाता है, मई से लेकर के जून में इसको बो दिया जाता है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में इसको काट लिया जाता है। अब हम बात करते हैं अगली किस्म, अगले मौसम की। शरद ऋतु के बाद आपका शीत ऋतु हो गया, और शीत ऋतु को हम रबी ऋतु भी कहते हैं। शीत ऋतु या फिर रबी ऋतु। ये आपका हो गया रबी ऋतु दोस्तों। तो इसमें अमन किस्म होती है। अमन, इसकी बुआई कब करी जाती है? तो जून जुलाई में करी जाती है। जून से लेकर के हम सभी लोग इसको जुलाई में बो देंगे, ठीक है। अगर इसकी हम कटाई की बात करते हैं, काटा इसको कब जाता है? तो नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच इसको काट लिया जाता है। अब बात करते हैं बसंत ऋतु की। बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु की क्या हालचाल है? तो बसंत ऋतु में जो बोरो नाम की किस्म है वह पश्चिम बंगाल में जो उगाई जाती है। डलुआ जो है वह उड़ीसा में उगाई जाती है। तो बोरो नामक किस्म, इसको हम, ये अब एक प्रकार का स्थानीय नाम है दोस्तों, ठीक है। तो आप ऊपर लिखा हुआ भी है। तो ये पश्चिम बंगाल में हो गया और डलुआ आपकी उड़ीसा में हो गई। बोरो और डलुआ को लेकर के कई एग्जाम्स में प्रश्न आए हुए हैं, तो इसको आप लोग याद रखिए। ये हो गया बोरो और डलुआ उड़ीसा, ठीक है। ये कब, इसका बोने का टाइम क्या है? तो इसका बोने का टाइम नवंबर से लेकर के दिसंबर तक है। नवंबर से लेकर के दिसंबर तक, ठीक। और इसकी अगर हम कटाई की बात करते हैं तो यह मार्च अप्रैल में काटा जाता है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, आपके स्थानीय नाम, बोने का समय और काटने का समय, ठीक। शरद ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो अस पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है तथा बिहार में भी उगाया जाता है, और मई जून में इसे बोया जाता है। कटाई इसकी कब करी जाती है? तो कटाई सितंबर और अक्टूबर में करी जाती है। शीत ऋतु में बात करते हैं। शीत ऋतु को हम रबी के नाम से भी जानते हैं, रबी ऋतु के भी नाम से जानते हैं। अमन जो आपका स्थानीय नाम है वह जून जुलाई में बोई जाएगी तथा नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई कर ली जाएगी। बसंत ऋतु, बोरो पश्चिम बंगाल में इसका बोरो जो है स्थानीय नाम है, पश्चिम बंगाल में उगाई जाएगी, और डलुआ जो होती है वह उड़ीसा में उगाई जाती है।
नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। काटने की अगर हम बात करते हैं तो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। तो एक आपकी एक तालिका हो गई स्थानीय नाम से संबंधित। मैंने बता दिया आपको कहाँ पर कौन कौन सी बोई जाती है स्थानीय किस्में और कब कटाई की जाती है इनकी। तो खैर आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करते हुए। जैसे हम सभी लोग जानते हैं जो अमन धान है दोस्तों, उसको करीब 84% एरिया पर लगाते हैं या फिर बोया जाता है। अमन धान की जो किस्म है कौन सी, ये इधर जो हमने बात करी अमन, यह करीब 84% एरिया पर उगाई जाती है। अमन धान को 84% एरिया पर लगाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हालिया आंकड़े होते हैं, ठीक है। ये जो आप एरिया वगैरह देखते हैं हालिया आंकड़े हैं, हालांकि इतनी शीघ्रतम रूप से तो ये प्रकाशित नहीं होते हैं, फिर भी आप सभी लोग कारण पर नज़र बनाए रखिए थोड़ी बहुत। और भारत की हम बात करते हैं पहली संकर किस्म की, तो CORH1 है, ठीक है। इसे हम MGR1 के नाम से भी जानते हैं। यह तमिलनाडु के लिए विकसित करी गई थी। कौन सी भारत की पहली संकर किस्म कौन सी है, तो CORH1, जिसे हम MGR1 के नाम से भी जानते हैं। इसका विकास तमिलनाडु के लिए करा गया था, ठीक है। अच्छा, जबकि हम PHB 71 की बात करें तो इसको कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों के लिए बनाया गया था। तो खैर नोट करते हैं इसको। क्या है भारत की पहली संकर किस्म, भारत की पहली संकर किस्म कौन सी, तो CORH, CORH-1। अच्छा, इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, इसको हम सभी लोग MGR1 के नाम से भी जानते हैं। MGR1 के नाम से जानते हैं। इसको तमिलनाडु के लिए विकसित किया गया था। कहाँ, किस क्षेत्र के लिए, किस राज्य के लिए, तो मूल रूप से तमिलनाडु के लिए विकसित किया गया था। तमिलनाडु के लिए विकसित, ठीक है, तमिलनाडु के लिए विकसित करा गया। अच्छा, PHB 71, जो PHB 71, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए विकसित करी गई। कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वी यूपी के लिए विकसित करी गई। PHB 71 कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वी यूपी के लिए विकसित की गई, ठीक है, सम्मिलित रूप से। अच्छा, प्रश्न आता है कि प्रोटीन से युक्त कौन सी किस्म है, तो धान की किस्म है साबरमती किस्म। यह प्रोटीन से अच्छी तौर पर लैस होती है। कौन सी, प्रोटीन से युक्त, प्रोटीन से युक्त साबरमती किस्म। ठीक है। अगर लवण सहिष्णुता किस्मों की हम बात करें तो आपकी लूनी-श्री हो गया, IR8 हो गया। अच्छा, लवण सहिष्णुता का तात्पर्य क्या है, जो कुछ एरिया ऐसे आपके हैं जिन क्षेत्रों पर नमक लवण की मात्रा जो अधिक पाई जाती है, उन इलाकों में क्या होता है दोस्तों, तो उन इलाकों में इन किस्मों को उगाया जाता है, इनकी उपज भी अच्छी प्राप्त होती है। तो वही कहने का मतलब है, जो लवड़ी एरिया है आपके, उन इलाकों में क्या किया जाता है, तो ये किस्म अपना जीवन चक्र पूरा करने में सक्षम हो, ये किस्में, इनकी उपज भी बेहतर प्राप्त हो। तो लवण सहिष्णुता किस्में कौन सी हैं,
लवण सहिष्णुता किसमें, इसकी अगर हम बात करें तो आपका IR8 हो गया, लूनिसिरी हो गया, इनको आप सभी लोग याद जरूर रखिए। पद्मा, ठीक है, T141 गुड़े TN1, पद्मा नामक किस्म का विकास एक पद्माधान है, इसका विकास T141 इंटू TN1 से किया गया है, ठीक है। एक किस्म है सूखा सहनशील किस्म, मतलब सूखा सहनशील किस्म जिस एरिया में अपेक्षाकृत सूखे की मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा कम पाई जाती है, सिंचित इलाका भी कम है, तो वहाँ पर कंचन, बाला, साकेत इन किस्मों को उगाया जाता है। कौन सी किस्में, तो कंचन, बाला, साकेत, आप लोग ऐसे याद रखिए। कौन सी किस्में, तो कंचन, बाला, साकेत, ये आप सभी की क्या है, तो ये आप सभी के लिए सूखा सहनशील किस्में, सूखा सहनशील किस्में। सूखा सहनशील का तात्पर्य मैंने बता दिया, जिस इलाके में पानी की मात्रा कम पाई जाती हो, सिंचित इलाका कम हो या वर्षा कम होती हो, जैसे राजस्थान का इलाका आपका है, वहाँ पर अपेक्षाकृत सूखे की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो इन इलाकों के लिए कंचन, बाला, साकेत इन सब की अच्छी जो किस्में हैं उपयुक्त मानी जाती हैं, ठीक है। अब कुछ किस्में राजस्थान से विकसित करी गई, कौन सी, तो माही हो गई आपकी, सुगंधा हो गई, ये किस्में राजस्थान के द्वारा विकसित करी गई, तो इसको भी हम देख लेते हैं। राजस्थान से विकसित किस्में, तो ये कौन कौन सी हैं आपकी, माही हो गई आपकी, सुगंधा हो गई, माही, माही हो गई, सुगंधा हो गई, ठीक है, ये आपकी राजस्थान से विकसित करी गई। डॉक्टर शास्त्री के जी ने कहा था कि उनके द्वारा भारत की प्रथम जो हाई यील्डिंग वैरायटी है वह अर्धबोनी किस्म एक जया है, ठीक। डॉक्टर शास्त्री ये मानते हैं कि जो भारत की प्रथम हाई यील्डिंग वैरायटी है, एक प्रकार की अर्धबोनी किस्म है, उसका नाम क्या है, तो जया है। इसको भी नोट कर लेते हैं। डॉक्टर शास्त्री के द्वारा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि भारत की प्रथम हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी का तात्पर्य क्या है, अधिक उपज देने वाली किस्में, जिनकी आम धान की जो किस्में हैं उनकी अपेक्षा इस धान की किस्म जो है अधिक पैदावार उपज प्रदान करती है, ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी अर्धबोनी किस्म, अर्धबोनी किस्म कौन सी है, तो जया है, ये हो गई आपकी, ठीक है। विश्व का जो चमत्कारी धान IR8 को कहा जाता है, वर्ष 1965 में यह भारत में मंगाया गया था। विश्व का चमत्कारी धान कौन सा, तो जो विश्व का चमत्कारी धान है, विश्व का चमत्कारी धान, तो विश्व का चमत्कारी धान मित्रों किसे कहते हैं, तो IR8 को कहते हैं, ठीक है, जिसको वर्ष 1965 में मंगाया गया था, किसे कहते हैं, तो IR8 को कहते हैं, ठीक है। इसे वर्ष 1965 में भारत में मंगाया गया,
अच्छा, अगर हम बात करते हैं भारत के जादुई धान की, तो वह कौन सी किस्म है? जया किस्म है। ठीक है, जो जया है धान की किस्म, वह भारत की जादुई किस्म है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसी में ऐड कर लेते हैं अलग लिखने की बजाय। मंगाया गया, जबकि भारत की जादुई धान भारत का जादुई धान यह कौन सी किस्म है? तो जया हो गई आपकी। ठीक है, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विश्व का चमत्कारी धान कौन सा है, तो IR8 हो गया आपका। और पूछा जाएगा कि और कब मंगाया गया, तो वर्ष 1965 में मंगाया गया। ऑप्शन भी याद रखिए। जबकि भारत के जादुई धान की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे आपका भारत का जादुई भी हो गया और जया भी हो गया। अच्छा, आप सभी लोग फैक्ट बहुत ज़्यादा आपको याद करना है, तो क्या करेंगे आप शब्दों के घोल मेल से भी याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भारत की जादुई धान का मतलब क्या है? तो जया हो गया आपका। अच्छा, अब हम कुछ आपके महत्वपूर्ण बातों पर और बात कर लेते हैं। जैसे कि वर्ष 1964 में सर्वप्रथम AN1 बोनी किस्म लाई गई। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो वर्ष 1964 में ठीक है, सर्वप्रथम TN1 बोनी किस्म लाई गई। ठीक है, तो वर्ष 1964 में सर्वप्रथम TN1 बोनी किस्म को भारत में लाया गया। ठीक है, उत्परिवर्तित किस्मों की अगर हम बात करें, तो आपकी जगन्नाथ हो गई, सत्तारी हो गई, ये सभी म्यूटेशन से उत्पत्तित किस्में हैं। ठीक है, कौन सी किस्में? उत्परिवर्तित किस्में। उत्परिवर्तित किस्में कौन कौन सी हैं? तो आपकी सत्तारी हो गई व जगन्नाथ हो गई। तो जगन्नाथ, सत्तारी, ये सभी उत्परिवर्तित किस्में हैं। लोहा सांद्रता के प्रति प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी? लोहा सांद्रता के प्रति, तो लोहा सांद्रता के प्रति प्रतिरोधी फाल्गुना हो गई किस्म आपकी। फाल्गुना। तो जो लोहा सांद्रता का तात्पर्य क्या है? जिन इलाकों में लोहा की सांद्रता, आयरन जो आपका उसकी मात्रा अधिक होती है, तो उसके प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो उसके प्रतिरोधी फाल्गुना नामक किस्म है। ठीक है, अधिक जल के लिए कौन सी उपयुक्त किस्म है? जलमग्न किस्म। एक जलमग्न ही उसका नाम रखा गया। तो जहाँ जिन इलाकों में जल की मात्रा अधिक पाई जाती है, सिंचित इलाके अपेक्षाकृत अधिक है, तो वहाँ पर जलमग्न नामक किस्म अच्छी मानी जाती है। प्रथम संकर बासमती किस्म कौन सी है? तो PRH10 है, विश्व वैश्विक स्तर की अगर बात करी जाती है। और ब्लास्ट रोधी, तो साबरमती किस्म में प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है तथा ब्लास्ट रोधी किस्म एक प्रकार की। तो क्या है, नोट करते हैं इसको। अधिक जल के लिए उपयुक्त, अधिक जल के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो जलमग्न किस्म। ठीक, जलमग्न किस्म हो गई आपकी। प्रथम संकर बासमती किस्म कौन सी है? प्रथम संकर बासमती किस्म, PRH10।
ठीक है, वैश्विक स्तर की बात करी जा रही है। ब्लास्ट रोधी किस्म कौन सी है? साबरमती किस्म। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।